बोलायचं जिंदाबाद. मार्कडवाडी मार्कडवाडी मार्कडवाडी. धन्यवाद सर. बाकी के सब साथी बैठे हैं. आज या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी आपण हा प्रोग्राम मराठी पत्रकार संघाच्या माध्यमातून आयोजित केला. त्याबद्दल मी तुम्हा सगळ्यांचा मनापासून पहिल्यांदा आभार मानतो. या मंचावरती बरेचसे दिग्गज मंडळी उपस्थित आहेत. यामध्ये पुळशे पाटील असतील, आता लेमोट प्राचार्य सर असतील, माझे मित्र लाखे पाटील असतील, सगळेच नावं घेणे फिरोज मिठावाला असतील, खाली बसलेली बरेचशी स्वातीताई असतील, वंदनाताई असतील, सगळीच मंडळी आणि चौफेरपणानं हा लोकशाहीचा स्तंभ की तुमची नजर एक अचूक वेध घेत असते आणि तुम्ही असे सगळे या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून काम करत आहात. तुम्हा सर्वांचं मी मार्कडवाडीच्या आणि माळशिरस तालुक्याचा आमदार म्हणून मनापासून पहिल्यांदा खूप खूप आभार. मेरा उतना हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन यह मराठी पत्रकार संघ है तो कुछ बात मैं हिंदी में भी करूँगा, अंग्रेजी में भी करूँगा और मराठी में भी आपसे बात करूँगा. खरोखर मी काय या EVM VVPAT या सगळ्यामधला काही एक्सपर्ट नाही, परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये जे घडलं ते या महाराष्ट्राच्या समोर आणणं मांडणं हे माझं काम होतं. आणि मी त्या ठिकाणचा इलेक्टेड 13,178 इतक्या वोटिंगनं मी निवडून आलोय. परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये म्हणजे रिअलमध्ये फॅक्टमध्ये मी ग्राउंडवरती काम करणारा कार्यकर्ता आहे की त्या ठिकाणी कोळशे पाटील साहेब पण आले होते, परंतु त्यांना हे ठीकपणानं माहिती नव्हतं. त्या दिवशी मी त्या ठिकाणी नव्हतो की एक मत जर BJPला पोल झालं तरच दुसरं माझं वोट त्या ठिकाणी त्यांना ट्रान्सफर होत होता. लोकसभेच्या इलेक्शनमध्ये त्यांना त्या माझ्या कॉन्स्टिट्युशनमध्ये 64,000 एवढी मतं मिळाली होती आणि आत्ताच्या विधानसभेला त्यांना 54,000 इतकी मतं मिळाली आणि 54 दुनी 1,08,000. प्रत्येक त्यांच्या एक मताला माझं एक मत ट्रान्सफर झालं. त्या ठिकाणी मी निवडून आलो असतो 1,21,000 एवढ्या मताने, म्हणजे त्यांना 22.33% एवढी मतं पडली. जर त्यांना 25.1% मत पडलं असतं आणि मला 74.99% मतं पडली तरीही मी पराभूत होतो. त्यांना अजून फक्त 3,500 मतं पाहिजे होती. जर 3,500 मतं पडली असती तर काय झालं असतं, त्यांची 54ची 57.5 झाली असती. 57.5 दुनी 1,15,000 बरोबर आहे. आणि मी 1,21,000 एवढं मला वोटिंग होतं. यांची 7,000 मतं वाढली असती तर 1,21,000मधून 7 मायनस झालं, मी 14वर आलो असतो. 21 मधून 7 गेली 14.
1000 मतांनी मी डिफीट झालो असतो. मग जर ह्यांची मजाल 1,00,000 मतं पास करण्याची असेल तर तालुक्यामध्ये किती आक्रोश त्या ठिकाणी निर्माण झाला असेल. माझ्या मतदारसंघामध्ये 91 गावं येतात. एवढा मोठा आक्रोश त्या ठिकाणी निर्माण झाला की लोकांना समजेना. पहिली दुसरी फेरी मोजल्यानंतर आमचे मतमोजणीचे जे काउंटिंग एजंट असतात ते हवेत उडाले. त्यांना समजण्यापलीकडे गेलं. हे काय करावं काय समजेना, अशी कशी मतं निघायला लागली. कारण माझी पहिली इलेक्शन नाही, माझं प्राचा साहेब, दुसरी नाही, तिसरी, ही चौथी इलेक्शन आहे. मी 3 वेळा पराभूत आहे. तरी मैंने कभी ये ईवीएम के ऊपर शक नहीं लिया और एक्चुअली नहीं भी था. और लोकसभा के ये इलेक्शन में भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन पिछले इलेक्शन में था. तो ये सिस्टम कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है, क्या करना है, यह पूरा सिस्टम उनका हर एक जगह में, हर एक इलाके में, हर एक स्टेट में अलग अलग रहता है. तो महाराष्ट्र में यह इन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया कि पूरा हिल गया. मुझे केजरीवाल साहब ने 2 दिन पहले बुलाया था. मुंबई में मैं गया था. पवार साहब के सामने हम सब, हमारे एमपी भी थे, वो भी आए थे. और दूसरा जयदीप सपल बोल के कांग्रेस के एक गुरदीप सपल, हाँ, वो भी थे. तो केजरीवाल साहब ने मैंने पूरा ये बात उनके पास सामने रखी. तो उन्होंने मुझे बता दिया कि कौन आपके साथ में है. न सुप्रीम कोर्ट है, न हाई कोर्ट है, न इलेक्शन कमीशन है, कैसे जीतोगे. तो भी मैंने उनको कह दिया मैं जीतूंगा, कौन सी भी हालत में मैं जीतूंगा. ये इसका हल निकलेगा. क्योंकि ये गांधी जी भी बहुत, ये अपना इंफॉर्मेशन ऑफ द राइट का भी मसला हो, पूरा देश अगेंस्ट हो, खिलाफ हो. मुझे कहीं भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर है, कोई प्रिंट मीडिया के है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी, वो भी लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसा करोगे, ये तो कांग्रेस ने लाया, ईवीएम तो बीजेपी ने नहीं लाया. मैं उनसे भी बताना चाहता हूँ क्यों सुधार इस देश की जरूरत है. समझो ये बिजली आई है, ये बिजली गलत है. इंडस्ट्री चलती है, ये माइक चलता है, लेकिन ये बिजली का उपयोग किसी को करंट दे के मारने के लिए होता है. नहीं, क्या मायने रखते हैं. हमने उसका यूज आपके हाथ में आ गया तो गड़बड़ हो गई. तब तक बिजली अच्छी थी, लाना कुछ लेट था क्या. और वो जमाने में था, इलेक्शन में बहुत चीजें होती थी. इलेक्शन में गुंडागर्दी चल रहा था. यूपी हो, बिहार हो, कुछ हमारे स्टेट में तो ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ स्टेट में चलता था. नहीं ऐसा नहीं. लेकिन क्या ईवीएम भगाने ले जा सकते, पेटी ये वोट होते. तो मेरा कहना आप लोगों को ये है कि इसमें हमारा ये महाराष्ट्र है, सांप्रदायिक है. ज्ञानेश्वर माऊली का महाराष्ट्र है, तुकाराम का महाराष्ट्र है, हमारा पांडुरंग विठल का महाराष्ट्र है. जिसको चाहिए ईवीएम, उसके लिए ईवीएम भी रख दीजिए. और जिसको बैलेट चाहिए उसके लिए बैलेट भी रख दीजिए. क्यों आप कहेंगे कि नॉन वेज ही खाना है. हम तो मालकरी है ना, हम नहीं खाते, हम तो वेज ही खाते हैं. तो आप नहीं सख्ती कर सकते कि आपको नॉन वेज ही खाना पड़ेगा. दोनों भी साथ में रखिए. जिसको ईवीएम, वो मांगते हैं ना, जिसको ईवीएम चाहिए वो ईवीएम के ऊपर वोट करेंगे. और जो चाहता है बैलेट के ऊपर करना है वो उसको बैलेट के ऊपर कर सकते हैं. उसमें हर्जी क्या है.
तो इसमें मैंने जीतने के बाद बहुत लोगों ने मुझे पूछा, आप तो अभी जीत के आए हो, क्यों आप बीजेपी के ऊपर दाग लगा रहे हो? मैं बोल रहा था कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन सामने आता। यह मारकड़वाड़ी, यह हमारे सरपंच बैठे हुए हैं, रंजीत मारकड़, वो अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने कुछ भी स्कूल में नहीं गए। उनके साथ शाहजी, ये उनकी टीम है पूरी, कि उन लोगों ने तय कर दिया कि हमारी इज्जत गई, गांव की पूरी इज्जत चली गई। तो क्या करे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बैठ गया। 3 दिन मेरे भी घर पे आके हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए हमने। तो मेरे भी मन में यह बात नहीं आई। इन लोगों ने 25,000 रुपए गांव ने इकट्ठे कर दिए, बैलेट पेपर छपवा दिए, ये पेटियां खरीद ली और मीडिया में बता दिया कि आप या देशाचा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, तुम्ही या आणि तुम्ही त्या ठिकाणी निवडणूक ऑब्झर्वर, इलेक्शन ऑफिसर, केंद्र प्रमुख, तुम्ही यह भूमिका त्या ठिकाणी निभावा। और सभी लोग चले गए और उन्होंने सब रखा, इलेक्शन वोटिंग शुरू करने वाले थे। उसके पहले सीआरपीएफ की फोर्स लगाई, उनको नोटिस दी और कर्फ्यू जारी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के कलेक्टर ने वहां पे नोटिस निकाली कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप देशद्रोह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन इज द सुप्रीम। और वो गांव इतना गर्म था कि मैं पूरी रात वो गांव में सो गया। ये मंडप, ये पुलिस रात को ही उठा के ले जा रहे थे, लेकिन मैं बहुत संघर्ष से गुजरा हूँ, तो मैंने नहीं करने दिया उनको। और फिर आखिर में बहुत दहशत फैला दी, हर घर में पुलिस घुस गई और आप बाहर समझो आ गए तो हम आपको ऊपर FIR दर्ज करेंगे, अशा पद्धतीनं त्यांना निश्चितपणानं हे केलं। मग त्यानंतर मात्र मी चॅलेंज दिलं की मी आज राजीनामा देतोय। माझ्या विरोधात बीजेपीचा कैंडिडेट होता, मेरे सामने वाला बीजेपी का कैंडिडेट था। तो डिबेट हो गई TV9 IBN लोकमत में। तो हम दोनों मिलके इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन, जब मैं मेरा इस्तीफा देता हूं तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तो लेना पड़ता है। आज भी मैं तुम्हारे यह माध्यम से मीडिया को, मैं आज भी इस्तीफा देने को राजी हूं। और ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चाहे इलेक्शन कमीशन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में या बाई इलेक्शन के लिए EVM भी रखे और बैलेट पेपर भी रखे, क्या हर्जा है? जो शंका पूरे देश के, पूरे महाराष्ट्र के हर के मन में है। कोळसे पाटील जी 5-10 हजाराच्या फरकाची तर वारे निवडून गेले, 80-90 हजार लोक आले। माझ्यासारख्या माणसाची 1,10,000 मतं जिरवणं ही काय सोपी गोष्ट नाही। आणि मग आमच्या गावानं त्या ठिकाणी ठरवलं
की सगळ्या तालुक्यानं आम्ही सत्याग्रह त्या ठिकाणी करतोय. एक 25-50 हजार लोक आम्ही तिथल्या आमचे जे आरओ आहेत प्रांत ऑफिसवरती जातोय. त्या ठिकाणी बरेचसे लोक पवारसाहेब येऊन गेले, नाना पटोले साहेब येऊन गेले, 2-3 दिवसांनी उद्धवजी, आदित्य ठाकरे ते पण येत आहेत आणि राहुल गांधी पण त्या ठिकाणी येणार आहेत. माझं मत दोन्ही बाजूनी, ज्या वेळेला आम्ही अभिषेक मनु सिंघवी साहब से बात हमारी प्राची साहब हो गई तो उन्होंने बोल दिया कि 5 बूथ का जो समझो मेरे को 200 वोट गिरे हैं और मुझे 500 लोगों ने वोट डाला है, तो 500 लोगों का एफिडेविट लेके आओ या 5 बूथ का लेके आओ. कोई फर्क नहीं होगा, ना आपको न्याय हाईकोर्ट में मिलेगा ना इलेक्शन कमीशन में मिलेगा, लेकिन वो भी लड़ाई जारी रखेंगे कि लोग कहते हैं हमारा कुछ नहीं, लोगों की तरफ से हम एफिडेविट वहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि हमारा वोट कहाँ गया, ये मेरा फंडामेंटल राइट है. हमारा वोट जिसको दिया उसको जाना चाहिए और वो नहीं जाता तो हमने वो ढूंढना यह हमारा हक है. अनेक लोगों ने अनेक जगह इस देश के लिए भी 75 साल पहले आज़ादी के लिए भी बहुत लोग शहीद हुए थे. मैं एमएलए हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है, पहली बार हो गया हूँ, 10-15 ही दिन हो गए, लेकिन इस देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है. इसके लिए कुछ भी माझ्या आमदारकी फार मोठी गोष्ट नाही आणि ती सोडण्यासाठी मी कधी आजही इलेक्शन कमिशननं माझं चॅलेंज स्वीकारावं, त्यानं समोर यावं, त्यांनी एखादी नोट जारी करावी. आणि म्हणतात काही लोक भाजपप्रेमी असतील, तुम्ही या सरकारला डाग लावला. माझं तर म्हणणं आहे त्यांचं पूर्ण तोंडच काळं झालंय, नुसता डाग कुठं लागलाय. तर मित्रांनो फार काय बोलत नाही, पण या ठिकाणी तुम्हाला एवढंच सांगतो की कोणतीही गोष्ट अशक्य नसते. आपल्याला या निमित्तानं या ठिकाणी म्हणजे अगदी मार्कडवाडी असेल, आमचा असेल, तेव्हा मतदारसंघाचा एक आमदार म्हणून आम्हाला सन्मान दिला, या ठिकाणी बोलवलं. मी आमदार म्हणून तुमच्या सोबत नाही, तर ही लढाई मी जिंकणार आहे हे मात्र तुम्हाला पक्क सांगतो. मी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये यांना सोडणार नाही. जी बेईमानी माझ्याशी केली ती अनेक 150 लोकांशी केली आणि म्हणून ही लढाई आपल्याला जिंकायची आहे आणि त्यासाठी अनेक मान्यवर लोकांनी या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, डेमो दाखवला. मी काही त्यातलं तंत्रज्ञ नाही, IT इंजिनियर नाही, मला त्यातलं काय फार समजत नाही, पण मी माणसाच्या मनामधलं त्याचं अंतरंग जाणतो, त्याचं मन जाणतो आणि म्हणून या ठिकाणी माझी पोटनिवडणूक ही घेण्यासाठी निवडणूक आयोग असेल, सर्वोच्च न्यायालय असेल, या दोन्ही स्तरावरती म्हणून सर आपण कोळसे पाटील साहेब आपण आम्हाला मदत करावी. त्या ठिकाणी आम्ही जान दिल से लड़ेंगे और जीतेंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.